नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी मुकेश पचौरी। हाजिर हूं साथी पत्रकार वैज्ञानिक अमिताभ पांडे जी के साथ कुछ और नए विषयों पर चर्चा करने के लिए। विषयों नहीं, विषय ही कहेंगे। एक शब्द हम बचपन से सुनते आए हैं, टेलीविज़न चैनल्स, बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं अखबारों से, एलियन। मतलब हमारी इस धरती के अलावा भी बहुत सारे ग्रह, नक्षत्र और प्लैनेट्स हैं संभवतः जहां जीवन है, और लगता है कि कोई आता है, हम पर कोई निगाह रखता है। उड़न तश्तरियाँ आती, वो भी हम पर रिसर्च कर रहे हैं, जैसे हम रिसर्च कर रहे हैं मंगल पर जाकर, चांद पर जाकर, क्योंकि कहते न जाने कितनी आकाशगंगाएं हैं। क्या है सच? मैं सवाल को थोड़ा और पीछे ले जाना चाहूँगा कि हमेशा से हम मानते आ रहे हैं कि हमारे इस धरती के अलावा और भी लोग हैं, और वो हर एक अपने अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरह की कल्पनाएं हैं। कहीं स्वर्ग है, कहीं नर्क है, कहीं जन्नत है, हेवन है, और हमारे तो बहुत सारे चंद्रलोक है, सूर्यलोक है, मंगललोक है। एक इस तरह की काफ़ी कल्पनाएं पहले से रही। उसके अलावा भी हमारे धरती पर जो जिस तरह का हम जीवन देखते हैं, धरती पर ही और भी अलग तरह के जीवन की हम कल्पना करते रहे हैं कि जैसे पिशाच हैं, प्रेत हैं, भूत हैं, राक्षस हैं, डाकिने हैं। और हर चौराहे, बचपन में अगर आपको याद हो तो हर पेड़ के नीचे किस्सा होता था गांव में, इस पेड़ के ऊपर भूत रहता है, इस यहाँ पे मरघट के यहाँ पे रात को चुड़ैलें आती हैं, पिशाच आते हैं। और लेकिन जैसे जैसे कि हम मतलब ख़ास तौर पे मतलब यहाँ तक के लोगों उनको मतलब देखने वाले, दावे करने वाले लोग हर जगह आपको मिल जाते थे। और हर एक के पर्सनल एक्सपीरियंस में कुछ ना कुछ ऐसी घटना होती थी कि जो इससे हमको मतलब हमेशा बेचैन की रहती थी। लेकिन जैसे जैसे आधुनिक विज्ञान का विकास होता है, और आप देखेंगे कि जब कैमरे का इन्वेंशन होता है, उसके वजह से धीरे धीरे भूत प्रेत गायब होने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे जैसे कि एक रोशनी आ रही है, उसमें सारा अंधकार के डर गायब हो रहे हैं। मतलब सीसीटीवी से शायद, सीसीटीवी, कैमरे का इन्वेंशन। तो आप पहले आप देखते थे रात को कैमरा ला के छोड़ दिया, उसमें तो कहीं कोई ऐसा नज़र नहीं आता है। दिखता है तो इसका एक्सप्लेनेशन है, कोई जानवर है या कोई और चीज़ है। और लेकिन जैसे एक और ये इधर एक तरफ तो हमारी आंखें खुल रही हैं, दूसरी तरफ एक और नए किस्म के सुपरस्टिशन चारों तरफ आने शुरू हो जाते हैं। वो है जैसे कि यूएफओ और एलियन के किस्से। इसमें डिटेल में जाने के पहले ये बात तो सच है कि निश्चित तौर पे हम अगर ये माने कि धरती पर जीवन की शुरुआत किन्हीं कारणों से हुई है, तो अगर ऐसी हालत कहीं और हों तो क्या वहाँ पर जीवन होने की कोई संभावना है? पहले तो चंद्रमा पर भी जीवन की कल्पना की गई, मंगल पर जीवन की कल्पना की गई शुरुआत के दौर में, जब इनके प्लैनेट्स का स्टडी होना शुरू हुआ। और इस पर लेके साइंस फिक्शन भी लिखे गए काफ़ी सारे। और वो फिक्शन का कई बार, लेकिन हमारे मन मस्तिष्क में वो फिक्शन और रियलिटी के बीच में बहुत बारीक गैप होता है, उसमें डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे हालात इनके समझ में आए, हमारे सौरमंडल के जितने भी ग्रह और मून और जितनी बॉडीज़ हैं, पता चला कि कपोल हाँ, वो नहीं, वहाँ पर ऐसे हालात नहीं किसी किस्म का जीवन वहाँ पे संभव हो पाए। हालांकि कई ऐसी जगह हैं अभी भी जहाँ पे जीवन की तलाश चल रही है, लेकिन वो जीवन की तलाश किसी मतलब बहुत हमारे ऐसे जीव की नहीं, किसी भी किस्म का जीवन मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर जीवन को निशान मिल जाए तो उसकी मतलब बहुत सीरियसली सर्च जारी है। इसके अलावा पूरे यूनिवर्स में, स्पेस में कहीं से कोई सिविलाइजेशन है, कोई ऐसा है, तो अभी तक इतने सालों की सर्च के बाद कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है कि वहाँ पर ऐसा कुछ हो। लेकिन वो क्या चीज़ है जो लोगों के जो क्लेम है, उनको यूएफओ दिखती है और उनको एलियंस के कई लोगों के किस्से हैं, खासतौर पर टीवी चैनलों में और न्यूज़पेपर मैगजीन में इस तरह के काफ़ी किस्से चलते रहते हैं। मुझे जैसा लगता है कि जो साइकोलॉजिकल रीज़न हमको भूत प्रेत पिशाच दिखाते थे, वही साइकोलॉजिकल रीज़न हमको इन्हीं चीज़ों को इमेजिन करने और इनको मतलब इसको फैलाने में साइकोलॉजी के पीछे काम कर रही है। जैसा अदृश्य के प्रति गहरी ललक भी है। एक तरह तो हमारी क्यूरियोसिटी, जिसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार जो चीज़ हमें नहीं मालूम है, वहाँ पर हमारा कई बार इमेजिनेशन ज़्यादा पावरफुल शायद हो जाता है। और इस तरह के इमेजिनेशन और डर का एक धंधा भी है कि जैसे कि गांव में पुराने ऐसे लोग होते थे, बच्चे सारे शाम को इकट्ठे हो जाते थे कि आज भूत की कहानी सुनाओ पे। तो हमारी क्यूरियोसिटी और एक अजीब तरह का इसके प्रति हमारा एक डर भी है और एक लगाव भी है। छोटे बच्चों को भूत प्रेत की पिक्चर देखने में मज़ा भी आता है और डर भी लगता है। तो उनको बोलो कि ना देखा हो तो ना भी देखेंगे, ऐसा नहीं कि ना देखें, वो देखेंगे जरूर, लेकिन साथ में डर भी लगेगा। लेकिन अगर इसको सीरियस नोट पे बात की जाए तो वाकई अगर हमारी पृथ्वी पर जीवन जिन हालात में पैदा हुआ,
और जो कंडीशन है एपैथी, क्या ऐसी कंडीशन पूरे यूनिवर्स में कहीं और नहीं है क्या, कि वहाँ भी विकसित मतलब जीवन का विकास हुआ, पैदा हुआ, जीवन का विकास हुआ, और क्या कोई विकसित सभ्यता और कहीं पैदा हुई है? ये अभी अपने आप में एक साइंटिफिक सवाल है और उस पर कई तरह से रिसर्च चल रही है। पहला तो एक जो रिसर्च का अप्रोच ये था कि अगर कहीं और विकसित सभ्यताएं हैं, निश्चित पर उन्होंने भी कोई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलप की होगी। इमेजिन करिए कोई स्पेसशिप कहीं भेजना चाहते हो आप यूनिवर्स में, कहीं दूसरे तारे पर, तो स्पेसशिप भेजने से पहले आप वहाँ पर अपना वहाँ से कोई अगर मतलब धरती की तलाश किसी को करनी है, धरती जैसे ग्रह की, तो क्या करेगा? स्पेसशिप भेजना, कितनी भी विकसित सभ्यता हो उसमें काफ़ी रिसोर्सेज चाहिए, उसमें टाइम भी लगेगा, क्योंकि जो स्पेस में ट्रैवल की एक स्पीड की लिमिट है, जो स्पीड लाइट की स्पीड ज़्यादा कोई चल नहीं सकती है। तो सबसे बेस्ट होगा कि अगर वो कोई सभ्यता कोई रेडियो टेक्नोलॉजी डेवलप की है और उसमें उसको कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रही, तो सिग्नल स्पेस में भी लीक होते हैं। तो काफ़ी लंबे समय तक रिसर्च चलती रही, जिसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला है कि ऐसे स्पेस से आने वाले सिग्नल की एनालिसिस, कि जो नेचुरल सोर्सेज हैं रेडियो सिग्नल के, जैसे स्टार्स हैं, गैलेक्सी हैं, गैलेक्टिक सेंटर हैं, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसे आर्टिफिशियल सिग्नल कहीं से आ रहे हैं। तो एक सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस पूरा एक प्रोजेक्ट था सेटी, वो पिछले मतलब मेरे ख्याल से 30-35 सालों से चला रहा। अभी तक उसमें कोई भी ऐसे सिग्नल नहीं मिले हैं कि जो कि आर्टिफिशियल ऑरिजिन हो, जिनका सारे नेचुरल सिग्नल ही मिल रहे हैं। दूसरा अप्रोच ये कि क्या ऐसे प्लैनेट्स की मतलब आप सर्च करोगे लाइफ की, तो कैसे सर्च करोगे? मैं यहाँ बात जानना चाहूँगा, ये 29 तिथियों का मामला क्या रहता है? दरअसल कई बार आकाश में हमको ऐसी चीज़ लगती है जिसका हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता, हमारे कॉमन सेंस से, कि जैसे कोई चीज़ बहुत तेज़ से तारा चलता हुआ जैसे दिख रहा है, तो बल्कि YouTube पर आपको बहुत सारे इस तरह की वीडियोस मिल जाएंगे, और इस तरह और जो लगता है कि जिनको टेम्पर्ड नहीं किया गया है, टेम्पर्ड नहीं है वो। हाँ, और क्या कहेंगे, क्योंकि एलियन के बारे में, यूएफओस के बारे में नहीं, जितने भी वीडियो इस तरह के और इस तरह के चित्र जितने अभी देखे जा रहे हैं, मतलब पिछले मतलब 50-60 सालों की बात करोगे, उनकी जब भी सीरियस एनालिसिस की गई है एक्सपर्ट्स के द्वारा, तो सारे या तो फेक निकले या किसी किस्म का इल्यूजन है। वो आमतौर पे स्काई में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, हम उसको हमारे पास उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। जैसे कई बार मैंने खुद देखा है कि एक बादल का टुकड़ा, सूरज जहाँ डूब रहा है, जो अभी डूबा है, उसके ऊपर एक बादल का टुकड़ा एकदम मेटेलिक ऑब्जेक्ट की तरह शाइन कर रहा है। तो दरअसल वो एक पर्टिकुलर एंगल से सनलाइट उस पर पड़ रही है और वो ऐसा चमक रहा है जैसे मेटल का कोई मतलब प्लेट जैसा कुछ। ये खुद भी मैंने अपनी आंखों से देखा है। कई बार लोग क्या करते हैं, रात के आकाश में कैमरे से तस्वीर लेने की कोशिश करते हैं, तो उसमें जो आपका जिनका जो इमेजिंग सिस्टम होता है, खासतौर पे जो बहुत ही चीप कैमरे होते हैं, उनका वो कई नॉर्मल लाइट को भी ऐसा दिखता है कि जब बहुत ही कोई अजीब व गरीब लाइट हो, क्योंकि जनरली ऑटो फोकसिंग सिस्टम होता है इनमें, तो ठीक से फोकस नहीं कर पाता है। दूसरा इनका लाइट जो सेंसर होता है, लाइट लेवल एडजस्ट करने वाला, वो भी ठीक से उसको इमेज नहीं कर पाता है। तो कई बार नॉर्मल लाइट है, बहुत दूर की लाइट, इवन आपके प्लैनेट, जैसे एक बार एक किस्सा हुआ था आपका, एक स्टार न्यूज़ में उन्होंने उनको किसी ने रिपोर्ट किया कि सुबह 3:30 बजे करीब कलकत्ता में 3:30 पौने 4 के आसपास हैंडी कैम में उन्होंने एक यूएफओ कैप्चर किया। तो उसमें पैनल में मुझे ही बुलाया गया था, तो मैंने कहा अभी तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इसको मैं खुद चेक करूँगा कि क्या चीज़ है। तो मैंने भी रात को छत पे जाके बैठ गया, अपना एक हैंडी कैम लेके उसको पूरा देखा क्या चीज़ दिख रहा है। तो कोई भी दूर की लाइट जो होती है वो आपको ऐसा लगेगा कोई अजीब व गरीब यूएफओ जैसी चीज़ है। और जब एग्जैक्टली वो चेक किया तो वीनस राइज का टाइम था, और वीनस जब निकला तो उसको मैंने कैप्चर किया अपने कैमरे से, तो बिल्कुल उसी यूएफओ की तरह दिखने लगा। तो दरअसल क्या होता है कि आप ये कल्पना करिए कि दुनिया भर के सारे वैज्ञानिक, अंतरिक्ष वैज्ञानिक और स्पेस में काम करने वाले लोग, एस्ट्रोनॉमर, शायद ही आकाश का कोई ऐसा कोना है जो जिसे रात को ऑब्जर्व ना हो रहा हो। और अभी तक इतने सालों के इतिहास में, जब से टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ है, किसी भी साइंटिस्ट ने आज तक रिपोर्ट नहीं किया कि उसको यूएफओ दिखी, क्योंकि वो आकाश की चीज़ों को समझता है, उसको उसका एक्सप्लेनेशन है और वो समझ में आ जाता है। लेकिन लेमैन के लिए हर एक चीज़ जो उसको नहीं समझ आ रही वो यूएफओ आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट है, और उसको आप एक स्पेसशिप की तरह कल्पना कीजिए, या कैसे कर, या कोई मूठ उड़ती हुई जा रही है, कहते हैं ना मूठ उड़ती चली जा रही रात को आकाश में। तो इसी तरह की इमेजिनेशन अभी भी हमारी काम करती है। तो जो नेचुरल फिनोमेना है, उनका जो नेचुरल एक्सप्लेनेशन की जगह हमको इस तरह के एक्जोटिक और मतलब जो जुगुस्सा पैदा करने वाले जो एक्सप्लेनेशन है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो माने कि ये सब हमारे भय के अवतार हैं। भय और ज्ञान दो चीज़ें हैं, भय और ज्ञान दो चीज़ पे काम करती हैं। लेकिन ये वाकई सीरियसली सर्च चल रही है कि कहीं और कहीं जीवन है नहीं। हमारे सोलर सिस्टम में मंगल पे संभावना थी किसी किस्म का बैक्टीरियल लाइफ शायद वहाँ पे मिल जाए, लेकिन अभी तक उसके भी कोई वीडियोस नहीं मिले हैं। अभी भी 2 चंद्रमा ऐसे हैं, जैसे कि बृहस्पति का चंद्रमा है यूरोपा, और शनि का चंद्रमा है एनसेलेडस। इस पर अभी भी संभावना है कि उसके अंदर शायद कहीं किसी किस्म का बहुत ही प्रिमिटिव और या मॉलिक्यूलर लेवल पे लाइफ या बैक्टीरियल लाइफ जैसी कोई चीज़ की पॉसिबिलिटी अभी तक निगेट नहीं हुई है।
पे अर्थ के साइज के हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो गैसेस प्लैनेट हो जाएगा, उसके अंदर टेम्परेचर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, और बहुत ज़्यादा छोटा है तो उसका एटमॉस्फेयर नहीं होगा। ऐसे ऐसे रेंज के प्लैनेट जो लगभग अर्थ के साइज के हैं, जहाँ पे एटमॉस्फेयर भी हो, उनका टेम्परेचर रेंज भी ऐसी हो कि जहाँ पे लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर सके, केमिकल एक्शन रिएक्शन वहाँ पे हो रही हो, जिससे कि लाइफ की पॉसिबिलिटी बने। वापस लौटते हैं क्योंकि हम मुद्दे से काफ़ी आगे निकल गए हैं। देखिए, भूतों के लिए तो कोई आवश्यकता नहीं इन चीज़ों की। तो अब ये सब जैसे हम भूत प्रेत की बात करते हैं, केवल तो हमारी कल्पना होती है कि हमारा लाइफ के जो एलिमेंट, जिस चीज़ जो हमको जिंदा रखती है। देखिए, आत्मा को मानते, विज्ञान नहीं मानते। हाँ, विज्ञान में वही, ये आपने इम्पोर्टेंट, इसको अलग से कभी बात करनी चाहिए। लेकिन आत्मा के हमारी जो अवधारणा ये है कि हमारे शरीर के अलावा कोई ऐसी पावर है, कोई ऐसी एनर्जी है जो हमको जिंदा रखती है। मोटा मोटी अगर उसकी बात करें, आत्मा का इस तरह का कॉन्सेप्ट है। लेकिन जितना हमने जीवन को अभी तक समझा है, उसमें इस तरह की एक्सटर्नल पावर एनर्जी की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पदार्थ के अंदर ही मौजूद है, और जिस तरह से हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन होते हैं, उन्हीं से एक वो चीज़ है जो जिसको हम आत्मा जैसी कोई चीज़ कहते हैं। और शायद शरीर के साथ ही वो पैदा होती है, शरीर के साथ ही नष्ट हो जाती है। एक ही चीज़ कंटिन्यू करती है हमसे अगली पीढ़ी में, या हमने पिछली पीढ़ी से हमने लिया है, वो हमारे जेनेटिक प्रोग्रामिंग। अगर आप उसको आत्मा बोले तो वो एक मटेरियल चीज़ है। फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, नेक्स्ट जनरेशन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जनरेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द बर्थ्स। आप बताएं कि खासतौर पर हम देखते हैं जैसे पूर्व जन्म को लेकर बहुत सारे आजकल MDs, MBBS डॉक्टर्स जो हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ठीक है, वो थेरेपी के रूप में चल चुका है अब तक। तो वो मानते हैं कि खासतौर पे, और ब्रायन ईवीज़ की अगर किताब मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स पढ़ें, है ना, लव इज़ ऑल, बहुत सारी पढ़ लें, उन सब में एक ही बात है। और ब्रायन ईवीज़ कोई भोपे नहीं थे, कोई ओझा नहीं थे, ठीक है, जो जिस तरह का बहुत सारी पुरातन मान्यताओं का बोझा लेके चल रहे हों। उन्होंने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे, जानकार थे, और उन्होंने हिप्नोसिस पे काम शुरू किया, अपनी नर्स पे काम किया, उसके 85 बर्थ्स में गए, और उन्होंने पाया, अब ये सब साइंस की बात है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे डॉक्टर न्यूटन है, वो भी यही कर रहे हैं। वो ये कर रहे हैं कि वो ये मान रहे हैं कि जिस घड़ी में, जिस दशा में, जिस तरह की एनर्जी के साथ व्यक्ति की डेथ होती है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाती नेक्स्ट बर्थ में। क्योंकि वो कैथरीन जो मैं चर्चा कर रहा था, मुझे लगता है शायद किसी और पूरे एपिसोड में बात की जानी चाहिए, उसके बारे में अलग से बात करेंगे। हाँ। क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या जो चीज़ हमको जिंदा रखती है, वही सवाल है कि वो क्या हमारे जो फिजिकल बॉडी से अलग कोई चीज़ है कि जो नहीं, ये सवाल है। उसको सवाल की तरह लिया जाए, उसको आंसर मैंने नहीं ले लिया जाए, सवाल की तरह लिया जाए, और वो आगे कंटिन्यू करती है क्या। और अगर कोई ऐसी चीज़ वो है या नहीं, इसके ऊपर मतलब एक मतलब जो मेन स्ट्रीम साइंस में इसके ऊपर बहुत इस तरह की चीज़ों को बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता। देखिए, मेन स्ट्रीम साइंस की बात मैं जी बताएं, आप कुछ कह रहे थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इस तरह के जो लाइफ की आप दो एंड से सर्च कर रहे हो। हाँ। एक सर्च तो ये है कि आप पहले बेसिक्स को पहले समझने की कोशिश कर रहे हो, एक आप पहले से एक जो बनी बनाई धारणा उसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। साइंस में इस तरह की अप्रोच को हमेशा बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता है। उसकी वजह ये है कि आप उसमें एविडेंस ढूंढ रहे हो जो सिर्फ पॉजिटिव एविडेंस है, नेगेटिव एविडेंसेस को आप हमेशा रिजेक्ट कर देते हो। कि जबकि पूरी बाकी जो मेन स्ट्रीम साइंस के अंदर, साइंस की जो मेन बॉडी है, उसमें इस तरह की किसी चीज़ की कहीं से दूर दूर तक पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती। चलिए, आज की बात को वाइंड अप करते हैं। मतलब दो बातें हैं, भय और अज्ञान, जो हमें भयभीत कर रहा है, जो हमारे अंदर बहुत सारी कहानियाँ, किस्से क्रिएट कर रहा है, और कुछ भी नहीं। तो भाई उससे हमको निकलने की जरूरत है, और उसको मतलब एक निष्पक्ष, मतलब अंधेरे में कुछ और है, बिना प्रेजुडिस के, और बिल्कुल ही उसको एक ऑब्जेक्टिव तरीके से उसको समझने की जरूरत है। ये साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हमेशा आप अपनी थ्योरी जो भी आप दे रहे हो, वो उसके लिए एविडेंस ढूंढने से ज़्यादा जरूरी है, उसके लिए आप उसके डिस्प्रूव कैसे सकते हैं, इसको ढूंढें। बिल्कुल सही है। ज़रूरी है कि हम अंधेरे में ना रहें, हम अंधेरे को समझें। अंधेरे में आंखें मूंद लेने से न तो अंधेरा कम होता है, न रोशनी मिल जाती है। लेकिन अगर हम आंखें खोले रहें लगातार, तो हर अंधेरे में, गहन से गहनतम अंधेरे में भी हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है, और लगता है जैसा डर, जैसा भय हमारे अंदर चल रहा है, जैसी कल्पनाएं हमारे अंदर कौंध रही हैं, वो धीरे धीरे शांत पड़ने लग जाती हैं। हम इससे जुड़े और रोचक विषयों पर अगले एपिसोड्स में बात करेंगे। आज आपने बहुत कीमती जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।